अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। तो देखो, टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली क्या होता है? टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली एक ऐसी स्ट्रेटजी है या एक ऐसा नॉलेज है जिसके जरिए आप प्रिडिक्ट करते हो कि आया कि उस चीज की प्राइस ऊपर जाएगी या प्राइस नीचे आएगी। तो इस चीज को हम कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस। लेकिन ये सारी चीजें हम तीन बेसिस पे कर सकते हैं: फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस और न्यूज पे भी। ठीक है। तो फिर टेक्निकल एनालिसिस स्पेशल क्यों है? मतलब ये तो हम बाकी चीजों से भी प्राइस का अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस है ना जो बेसिकली, वो उसकी प्रॉपर्टी ये है कि उसमें हम प्रीवियस पुरानी प्राइस को देखकर नई प्राइस को और कर सकते हैं। और जो प्राइस एक्शन है, मतलब प्राइस कहाँ कहाँ पे गई, कहाँ से ऊपर गई, कहाँ से नीचे गई, उसका जो पैटर्न बन रहा है उससे हम आगे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि प्राइस ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी किसी भी कॉइन की या किसी भी शेयर की। ठीक है। तो देखो, जो है ना हमारे पास ये टेक्निकल एनालिसिस, ये मोस्टली अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो ये यूज होता है फ्यूचर ट्रेडिंग में। ठीक है। स्पोर्ट ट्रेडिंग में इसका यूज है, लेकिन शॉर्ट टाइम के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए इतना नहीं है। और अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो फिर भी आपके लिए इसका बहुत ही अच्छा यूज है, लेकिन वो बेसिकली आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से ही पता लगा सकते हो। लेकिन अगर आप ये कर लेते हो तो बहुत बेटर है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्यों मैंने कहा कि फ्यूचर में इसका ज्यादा यूज है। देखो, जो प्राइस एक्शन है ना, मतलब प्राइस यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से नीचे गया, यहाँ से ऊपर नीचे ऊपर, जो भी, वो आप जब उसको प्रिडिक्ट करते हो ना तो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए करते हो। मतलब उसमें से प्रॉफिट बहुत कम होता है, जैसे 0.5% या 0.2%। तो देखो, स्पोर्ट ट्रेडिंग में अगर आपके पास $100 है, 100 में से आप एक ट्रेड में लगाओगे 20 या $10। ठीक है। तो उसका 0.2% तो भाई कुछ भी नहीं बनता। उसका 0.2%, $0.02 भी नहीं बनते। तो भाई क्या फायदा इतने पैटर्न बनाने का और इतने एनालिसिस करने का? समझ आ रही है? और स्पोर्ट ट्रेडिंग में आपको कब फायदा होगा इसका? जब आपके पास पोर्टफोलियो बड़ा है। मिसाल के तौर पे मेरे पास $1000 है। ठीक है। एक कॉइन में मैंने लगाया 200। अब मैं करूंगा ना, अब बेशक मैंने 1% का भी कैप्चर किया ना, तो इसका मतलब है मैंने अपने पास यहाँ पे $2-3 मैंने बना लिए, मतलब 500-600 रुपया मैंने बना लिया 1% के कैप्चर से भी। ठीक है। तो यहाँ पे मुझे प्रॉफिट होगा। और फ्यूचर में मैंने कहा क्यों? फ्यूचर में पता क्या होता है? फ्यूचर में मिसाल के तौर पे आपने 0.5% का भी एक कैप्चर आपने ले लिया। ठीक है। तो यहाँ पे आप ले लोगे लेवरेज। लेवरेज क्या होती है वो मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया था और आगे भी डिटेल से बताता रहूंगा। तो आपने 10x की लेवरेज ले ली तो आपका प्रॉफिट कन्वर्ट हो गया 5% में। ठीक है। तो देखो, प्रॉफिट तो 0.5 का था, लेकिन लेवरेज लेने की वजह से 5% हो गया। ठीक है। तो अब मिसाल के तौर पे आपने $10 लगाया था, तो $10 का 5% आपको मिलेगा, $0.5 $10 से मिल जाएगा। अगर आपने $100 लगाया था, मिसाल के तौर पे मैं दोनों सिनेरियोज में बताता हूँ। सपोर्ट में अगर आपने $200 एक कॉइन में लगाया था, ठीक है, और इसमें आपने $200 एक कॉइन में लगाया। ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को अगर प्रॉफिट हुआ 1% का, ठीक है, दोनों में, तो फ्यूचर में क्या होगा? फ्यूचर में आपने ली होगी लेवरेज, तो 10 को, एक को मल्टीप्लाई करो 10 से, तो 10% आ गया। तो यहाँ पे आपकी जो प्रॉफिट बनी है ना, इस वाले में, फ्यूचर में आपको प्रॉफिट बना है $20। ठीक है। सिर्फ 10% की लेवरेज से। 10% मिनिमम लेवरेज होती है, मिनिमम जो को बंदे लेते हैं, वरना तो 50-50x% कह रहा हूँ, एक्स 50x लेवरेज, 100x लेवरेज लोग ले रहे होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे स्पोर्ट में क्या है कि अगर 1% प्रॉफिट है तो 1% ही है, तो 200 को 1% $2 बनेंगे। तो कहाँ $2, कहाँ $200, इन्वेस्टमेंट दोनों में सेम है। तो फ्यूचर में प्रॉफिट ज्यादा होती है, लेकिन सेम टाइम पे फ्यूचर में लॉस भी ज्यादा है। मिसाल के तौर पे स्पोर्ट में आपका 1% लॉस हुआ तो आपके कितने डॉलर्स आए होंगे? $2। और फ्यूचर में अगर आपका 1% लॉस हुआ तो आपके कितने डॉलर लॉस हुए? $20। ठीक है। और नीचे कहीं लिक्विडेशन प्राइस भी होगी, तो 5% नीचे अगर गया तो आपका 200 का $200 खत्म। समझ आ रही है मेरी बात की? तो ये कॉन्सेप्ट होता है
फ्यूचर और सपोर्ट में। और क्यों हम फ्यूचर जो टेक्निकल एनालिसिस हम मोस्टली फ्यूचर ट्रेडिंग में यूज करते हैं वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया। अब लेकिन स्पॉट ट्रेडिंग में भी आपका यूज जरूर होगा, ठीक है। यूज क्या होगा लॉन्ग टर्म के लिए, आप अपनी अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट कम है तो आप आपके पास टाइम तो है ना, तो आप टाइम बढ़ा दो, मतलब फ्यूचर में क्विक प्रॉफिट है। लेकिन स्पॉट में थोड़ा लेट प्रॉफिट है, मतलब ओवरनाइट आपको ट्रेड छोड़नी पड़ेगी या तो ट्रेड छोड़नी पड़ेगी। तो ठीक है, आप सीखो, आपको टाइम ज्यादा लगेगा लेकिन प्रॉफिट यहाँ पे भी आप लोगों को हो जाएगी। और नुकसान इसमें कुछ भी नहीं है, फायदा ही है। फ्यूचर में नुकसान ये है कि प्रॉफिट ज्यादा है तो लॉस भी ज्यादा है, ठीक है। तो रिस्क बहुत ज्यादा फ्यूचर में, लेकिन स्पोर्ट में हमारे पास रिस्क नहीं है, बिल्कुल कम रिस्क है, बिल्कुल कम। तो यहाँ पे देखो टेक्निकल एनालिसिस का जो पहला यूनिट है ना वो है चार्ट्स। अब चार्ट क्या होता है? चार्ट बेसिकली होता है प्राइस की हिस्ट्री, मतलब प्राइस की हिस्ट्री जो बताता है ना एक ग्राफ, उसको हम कहते हैं चार्ट। मिसाल के तौर पे ये कॉइन था, ये ऊपर गया, इसकी प्राइस फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर इस यहाँ पे थोड़ा स्टेबल रही, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई। तो ये सारी चीज को हम कहते होते हैं इसका चार्ट, ठीक है। चार्ट क्या है? प्राइस हिस्ट्री है। अगर मैं आप लोगों को लाइव चार्ट्स खोल के दिखाऊं, ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को लाइव यहाँ पे चार्ट खोल के दिखाता हूँ कि चार्ट कैसे नजर आते हैं, ठीक है। तो जब तक चार्ट हमारा खुलता है बैकग्राउंड में तो हम इसको देख लेते हैं, ये नीचे पैटर्न क्या है। तो देखो ये एक चार्ट है, ठीक है। ये चार्ट में होती है कैंडल्स, और कैंडल्स मिल के ही एक चार्ट बनाती हैं। ये देखो, ये जो मैं बना रहा हूँ ना ये है लाइन पैटर्न, लेकिन कैंडल क्या है? कैंडल ये है, ये एक कैंडल है। कैंडल बताएगी कि चीज क्लोज कहाँ हुई, ओपन कहाँ हुई, कितनी देर तक वो मार्केट मतलब उसमें कंसोलिडेशन जोन रहा, और फिर सारी कैंडल्स मिलके एक प्राइस का पैटर्न बनाती हैं। और इसी प्राइस के पैटर्न के जरिए हम फाइंड करते हैं कि प्राइस ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। तो ये मैंने आपको चार्ट की डेफिनेशन बताई, लेकिन इस चार्ट की जो डिटेल है ना मैं आप लोगों को आगे बताता रहूंगा। मिसाल के तौर पे मैंने ये खोल लिया है अपना जो है ट्रेडिंग व्यू, ठीक है। अगर यहाँ पे मेरे पास इंटरनेट आ गया, ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हमारे पास ये चार्ट है, ठीक है। अब इस चार्ट में क्या होगा? इस चार्ट में ये एक सिंगल कैंडल है, ठीक है। ये देखो ये एक सिंगल कैंडल है जो कि इतनी बड़ी कैंडल बनी हुई है। अब इस कैंडल में क्या है? इस कैंडल का जो ऊपर वाला पार्ट है वो हमें बता रहा है ये कहाँ पे क्लोज हुआ, नीचे वाला पार्ट ऊपर वाला बता रहा है कहाँ पे शुरू हुई, ओपन हुई, नीचे वाली बता रही है कहाँ पे क्लोज हुई, दरमियान वाली जो बॉडी है वो बता रही है कितनी देर इसने कंसोलिडेट किया। तो ये सारी चीजें हमारे पास आती हैं, ठीक है, एक चार्ट में। चार्ट कैंडल से मिलके बनता है, ये चीज आप लोग आगे जाके जब देखोगे तो जाहिर है आप लोगों को बड़ी क्लियर चीजें समझ आ जाएंगी। आगे हमारे पास क्या है? टाइप्स ऑफ चार्ट है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया। तो हमारे पास एक तो लाइन चार्ट है, देखो ये है लाइन चार्ट, ठीक है। उसके बाद है बार चार्ट। अब बार क्या होती है? बार भी यही होती है, लेकिन बार भी समझ लो कि लाइन ही है, ठीक है। लेकिन उस पे मार्क होते हैं हमारे क्लोजिंग और ओपनिंग सेशंस और हमारे कंसोलिडेशन जोन। लेकिन ये लाइन और बार इनका इतना कोई यूज नहीं है। जो मोस्ट यूज होता है ना हमारा, जो जितने भी पैटर्न्स बनते हैं और जितने भी प्राइस हिस्ट्री वो हमारी होती है कैंडल स्टिक पैटर्न पे, ठीक है। तो कैंडल स्टिक पैटर्न ये होता है, मैं आप लोगों को इसको बता देता हूँ कि ये क्या है। देखो इसकी ये जो है ना विक, ये इसकी विक है जो, ये इसके दो पार्ट है, और एक ये, ठीक है, और एक ये नीचे वाली विक, मतलब दो इसकी विक्स है और एक इसकी बॉडी है। अब देखो जो ऊपर वाली विक है ना वो बता रही है हाई, नीचे वाली विक बता रही है क्लोज, और उससे जो बॉडी के नीचे जो विक है वो बता रही है ओपन, और नीचे वाली बता रही है क्लोज। ये एक ग्रीन कैंडल का फिनोमिन है। लेकिन रेड कैंडल में इससे उल्ट हो जाता है, जो ऊपर वाला पार्ट है वो हाई है, नीचे वाला ओपनिंग पार्ट है, उसके बाद क्लोजिंग है। मतलब मिसाल के तौर पे एक चीज अगर नीचे जा रही है तो देखो ये कैंडल क्लोज कहाँ होगी? रेड कैंडल नीचे क्लोज होगी ना तो अगली कैंडल बनेगी, और ग्रीन कैंडल क्लोज कहाँ होगी? ऊपर क्लोज होगी तो अगली कैंडल बनेगी। समझ आ रही बात की? तो यहाँ पे ये फिनोमिना होता है हमारा कैंडल्स का, ठीक है। तो हर कैंडल और डिफरेंट कैंडल्स मिलके हमारे पास कैंडल स्टिक पैटर्न बनाती हैं। यहाँ पे कुछ कैंडल्स के पेयर है, मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि उसमें क्या चीज होती है। देखो अगर ऐसी चीज हो जाए ना, दो कैंडल
एक रेड और एक ग्रीन और सेम बॉडी और सेम विक्स जैसी बन जाए, तो इस पैटर्न को हम कहते हैं स्पिनिंग टॉप। इसका मतलब क्या होता है? इस पैटर्न का मतलब होता है कि हमारी प्राइस ऊपर भी जा सकती है, ठीक है, और नीचे भी आ सकती है। इक्वल चांसेस है, 50% चांसेस पंप के हैं और 50% ही चांसेस नीचे डंप के हैं, ठीक है। आगे हमारे पास आता है शूटिंग स्टार, ठीक है। अब इसमें क्या है कि 70% चांसेस है हमारा प्राइस नीचे जाएगी। अब ये है हैमर, हैमर में भी 70% चांसेस है कि प्राइस ऊपर जाएगी। यहाँ पे हमारी डोजी है, डोजी का भी मतलब यही है कि सेम चांसेस है ऊपर या नीचे कोई भी पैटर्न बन सकता है। डोजी का मतलब पता क्या है? बेसिकली मैं आप लोगों को बताता हूँ। डोजी का मतलब ये है कि जितने भी बायर है और जितने भी सेलर हैं वो एक दूसरे को पुश कर रहे हैं, लेकिन वो एक दूसरे को पुश कर नहीं पा रहे। देखो बेसिकली ये कैंडल का भी मतलब यही है। एक कैंडल का क्या मतलब है? देखो प्राइस कैसे बढ़ती है? जब बंदे चीज बाय करते हैं। प्राइस कम कैसे होती है? जब बंदे चीज सेल करते हैं, ठीक है। तो मतलब सेलर्स प्राइस को ऊपर लेके जाते हैं, बायर नीचे लेके जाते हैं। तो यहाँ पे इस पहले वाले स्पिनिंग टॉप का मतलब क्या बना कि सेलर और बायर इक्वल है। तो इसका मतलब है कि इक्वल चांसेस है प्राइस ऊपर जाएगी और इक्वल चांसेस है प्राइस नीचे जाएगी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि बायर ऊपर तो लेके गए, एक बड़ी सी तो बनी, लेकिन सेलर्स ने फिर से नीचे धकेल दिया और एंड पे रेड बॉडी ही बनी। मतलब यहाँ पे सेलर जीत गए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ? देखो बड़ी सी विक बनी है, मतलब सेलर्स नीचे तो लेके गए लेकिन बायर दोबारा ऊपर ले गए और एट द एंड रिजल्ट क्या आया कि बायर्स ने बॉडी बना दी। मतलब बायर्स यहाँ पे जीत गए। तो 70% चांसेस है कि चीज ऊपर जाएगी। अब यहाँ पे क्या हुआ? सेलर ने भी जोर लगाया, बायर ने भी जोर लगाया, लेकिन चीज दरमियान में आके अटक गई, तो दोनों ही डोमिनेट कर गए। समझ आ रही है? आगे हमारे पास आता है बुलिश इंगल्फ। बुलिश देखो इंगल्फिंग क्या होता है? इंगल्फिंग का बेसिकली मतलब है एक चीज दूसरी चीज को खा जाती है। तो देखो जो कैंडल छोटी बन रही है ना और जो बड़ी बन रही है, अब उसमें से उसको माइनस कर दो। देखो इसका इतना पार्ट अगर इतने में से मैं माइनस कर दूं तो हमारे पास इतना पार्ट ग्रीन कैंडल का बच जाता है। तो मिसाल यहाँ पे क्या है कि जो ग्रीन कैंडल है वो रेड कैंडल को खा गई है, तो बुलिश इंगल्फ इसको कहते हैं। और इसके बाद भी 70% चांसेस होते हैं कि अगली कैंडल हमारे पास ग्रीन ही बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम आगे देखते हैं, यहाँ पे इसी तरह का फिनोमिना रिवर्स है, बियरिश इंगल्फ। यहाँ पे क्या है कि रेड कैंडल ग्रीन को खा गई है और एट द एंड सेलर ही जीते हैं। तो इसका मतलब क्या है? हमारे पास चीज ने फिर से बियरिश जाना है। 70% चांसेस है। देखो 100% मैं नहीं कह सकता, ठीक है। 100% क्यों नहीं कह सकता? यहाँ पे चीज ऊपर जा रही हो, एकदम कोई बड़े से बायर्स आए, कोई बंदा 1 मिलियन का ऑर्डर लगा दे, ठीक है, या 1 मिलियन ऑर्डर का लगा दे सेल का, ठीक है, तो चीज ने नीचे ही जाना है ना। तो 30% तो चांसेस हैं कि उससे उल्ट हो, लेकिन 70% चांसेस हैं, मतलब नॉर्मल सिनेरियो में यही चांस है कि चीज यहाँ पे ऊपर जाएगी और यहाँ पे चीज 70% चांसेस है कि नीचे जाएगी, ठीक है। अब देखो हम सिर्फ इसकी बेस पे ट्रेड नहीं लेते, हम फिर और भी बड़ी चीजें देखते हैं, लेकिन ये एक हमारा पॉइंट है कि प्राइस नीचे जाएगी, ठीक है, ये एक पॉइंट है। लेकिन हमने 30 फैक्टर ज़हन में रखने होते हैं, 30, और 30 के 30 मैं आप लोगों को बताऊंगा क्या होते हैं। लेकिन 30 फैक्टर अगर आपने ज़हन में रख लिए तो फिर आप तकरीबन 90% चांसेस होंगे कि आप एक एक्यूरेट ट्रेड ले सको, ठीक है, और उसमें आप प्रॉफिट कर सको, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास देखो अगर हमारे पास यहाँ पे तीनों पैटर्न बनते हैं ना, मिसाल के तौर पे चीज ऊपर भी जा रही है और तीनों ही ग्रीन कैंडल बनी है, ठीक है, तो तीनों ही अगर ग्रीन कैंडल है तो हमारा इसमें 70% चांसेस है कि एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल और बनेगी। मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली भी अगर यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखना, मैं आप लोगों को उसके रिवर्स की एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, फिर आप लोग उसकी एग्जांपल खुद निकाल लेना, ठीक है। तो यहाँ पे चल जा भाई, देखो यहाँ पे ये एक, यहाँ पे दो और यहाँ पे तीन, तीन रेड कैंडल्स बनी थी और उसके बाद क्या हुआ, एक बड़ी सी रेड कैंडल बन गई, ठीक है। ये इसके ऑपोजिट वाला एग्जाम्पल है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, एक दो तीन, एक छोटी सी रेड बनी लेकिन उसके बाद एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बन गई तो प्राइस ऊपर गई। यहाँ पे क्या हुआ, एक दो तीन और उसके बाद फिर से प्राइस ऊपर गई।
अब यहाँ पे देखो उल्ट हो गया, 1 2 3 और प्राइस नीचे चली गई। तो ये वो पॉइंट है कि मैं कहता हूँ 70% चांसेस है। अगर यहाँ पे 100% होते तो हर बार ही ऐसा होता, लेकिन देखो तकरीबन मैंने आपको 4 सिनेरियोज दिखाए, तो 3 में तो प्राइस ऊपर जा रही थी ना, मतलब या नीचे जा रही थी या ऊपर, जैसे वो बन रहा था पैटर्न। तो अगर तीनों इस तरह से कैंडल बने ऊपर जाती हुई, तो मतलब 70% चांसेस है प्राइस ऊपर जाएगी। और अगर तीनों ऐसे नीचे बनती है तो 70% चांसेस है प्राइस नीचे जाएगी। ठीक है, तो मैंने रैंडम कोइन आपको लोगों को खोल के दिखाया, कोई ऐसा कोइन नहीं खोल के दिखाया कि जिसमें वो बन रहा हो पैटर्न। एक नॉर्मल कोइन आपको जो मैंने पहले ही से ही खोला हुआ था वही मैंने आप लोगों को दिखाया, कोई स्पेशल कोइन नहीं मैंने खोला। ठीक है, तो यहाँ पे तकरीबन 60 और इसी तरह के कैंडल स्टिक पैटर्न है जो कि मैं जल्दी जल्दी आप लोगों को समझाऊंगा। ठीक है, तो देखो मैचिंग हाई क्या है कि इस तरह का एक पैटर्न बनेगा, उसके बाद क्या होगा, मतलब एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, फिर एक छोटी बनी। इसका मतलब है कि बायर पहले ज्यादा थे फिर कम हो गए तो प्राइस नीचे जाएगी। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे भी यही सीन हुआ, इसका ही उल्ट आप लोग समझ लो, तो यहाँ पे प्राइस हमारे पास नीचे जाएगी। डोजी में क्या हुआ, डोजी में भी यही हुआ कि यहाँ पे हमारे पास प्राइस कंसोलिडेशन में ऊपर भी जा सकती है नीचे भी। यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस नीचे जानी है क्योंकि वॉल्यूम कम हो रहा है। यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, इसको कहते हैं ये वन ऑन नेक कैंडल स्टिक। ठीक है, यहाँ पे इसको रिवर्सल भी अक्सर हम कहते हैं। ठीक है, तो बाकी जो मैं आप लोगों को फैक्टर बताऊंगा उनसे आप लोग पता लगा लेना। 3 स्टार के बाद भी प्राइस नीचे ही जाती है। उसके बाद हमारे पास ये बुलिश मैट होल्ड, यहाँ पे भी हमारे पास प्राइस ऊपर जाती है। अगर जितने भी सेलर हैं उनको हमारे बायर से ज्यादा नहीं हुए तो प्राइस ऊपर ही जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम आगे देखें 3 एरो में भी प्राइस ऊपर जाएगी। यहाँ पे अगर लोअर बॉटम बनेगा फिर भी प्राइस ने ऊपर जाना है। अगर हमारे पास यहाँ पे इस तरह का सीन बनता है तो प्राइस हमारी नीचे जानी है क्योंकि सेलर ज्यादा हो गए बायर से। तो सेलर बायर को इंगल्फ करके, इंगल्फिंग पैटर्न है भाई, सीधा सीधा उन्होंने खा जाना है और समझ लो कि गई प्राइस। उसके बाद इस सिनेरियो में भी हमारे देखो जो हमारा बायर्स से वो सेलर को ओवरटेक नहीं कर सके, तो इसका मतलब है प्राइस मोस्ट चांसेस है नीचे जाएगी। यहाँ पे प्राइस ऊपर जाएगी क्योंकि हमारे सेलर्स को बायर खा गए और यहाँ पे एक हमारा हैमर भी बना ऊपर वाली साइड का, तो इसका मतलब है प्राइस ऊपर ही जाएगी। यहाँ पे भी प्राइस ऊपर जा रही है क्योंकि हमारे सेलर जो बायर थे वो हमारे सेलर्स को ओवरटेक कर गए और प्राइस ऊपर निकल गई। ये देखो यहाँ पे 70% चांसेस के साथ मैं कह रहा हूं क्योंकि ये एक फिनोमिना है। 30 फैक्टर अगर टिक होंगे तो 90% चांसेस होंगे। अगर 30 में से आधे फैक्टर लगते हैं आधे नहीं लगते तो फिर भी 80% चांसेस है। तो देखो मोस्ट ऑफ केसेस ऐसे ही होता है। अब ये क्या है, ये तो सीधा सीधा वो रेजिस्टेंस वाला केस है तो इसमें प्राइस नीचे जाएगी। यहाँ पे हमारा यही, उसके बाद जो भी है। ठीक है, यहाँ पे फिर से वो इंगल्फिंग वाला पैटर्न। उसके बाद हमारा असल में टाइम अब हो चुका है लेक्चर का, इसलिए मैं जल्दी जल्दी आप लोगों को बता रहा हूँ। यहाँ पे देखो नीचे की साइड हैमर बन गया तो प्राइस ने नीचे जाना था। यहाँ पे ऊपर वाली साइड पे हैमर बन गया, प्राइस ने ऊपर जाना था। यहाँ पे हमारा ऊपर जा रहा था लेकिन ऊपर से रेजिस्टेंस आई। यहाँ पे हमारे जितने भी बायर थे उनको एक ही कैंडल में सेलर खा गए तो प्राइस ने नीचे जाना था। ठीक है, तो ये था हमारा सारे कैंडल स्टिक। देखो प्राइस एक्शन क्या है, प्राइस एक्शन ये है कि जो प्राइस है ना वो रिपीट होती रहती है, मतलब प्राइस हिस्ट्री रिपीट होती रहती है। और बेसिकली जो प्राइस हिस्ट्री है ना उसी को हम प्राइस एक्शन कहते हैं। और प्राइस का एक्शन होता क्या है, रेपिटेटिव होता है। ठीक है, ये देखो बार बार एक जगह पे आके ऊपर जाना, फिर ऊपर से एक जगह पे टच होकर नीचे आना, तो इसको हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहते हैं। आगे मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा। तो आज दो मुझे इजाजत। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो।